Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने देखा कि अब सरकार ने ये भी घोषित कर दिया है कि लगभग 20 सितंबर तक वो कोचिंग को कहीं ना कहीं कोचिंग हो चाहे स्कूल खोलने का जो नज़रिया है वो थोड़ा अपना परिवर्तित करके ये बताना चाह रहा है कि हाँ, अब हम कुछ इसके तरफ हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार यूट्यूब पे सरकार का विभिन्न प्रकार का आलोचना हो रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने ताली और थाली बजवाया था कोरोना के चक्कर में, बेरोज़गारों ने बजा दिया अपने बेरोज़गारी के चक्कर में। हो भी क्यों ना, ये लोकतंत्र है और अपने विचार की अभिव्यक्ति हमारा मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। जैसा कि आपने ये भी देखा कि जल्दी में ही सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) याद रखिएगा, अभी जल्द में ही शायद कर्नाटक वाद में उसने बताया है कि अनुच्छेद जो हमारा है अनुच्छेद 19(1)(a) का जो भाग है ये हमारा एक मूल अधिकार है। और आप जानते हैं, और इसके तहत उसने एक नया मूल अधिकार बताया है। वो कौन सा अधिकार है? और उसका नाम है इंटरनेट का अधिकार, यानी कि इंटरनेट पाने का अधिकार किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया है? तो 19(1)(a) के तहत। तो हमारा भी व्यक्ति का अधिकार है, हम अभिव्यक्त करते हैं। लोकतंत्र में असहमति भी उसकी एक आत्मा होती है कि हाँ, हम सरकार से सहमत हैं या नहीं है, उसकी आलोचना कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का रखवाला है, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उस न्यायालय ने जल्द में ही प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना, शायद न्यायालय के पूरे इतिहास में सबसे कम रुपए की जुर्माना लगाया गया। कारण प्रशांत भूषण साहब कहीं ना कहीं सही हैं, ये बात सर्वोच्च न्यायालय जानता है, लेकिन वो भी अपने बातों पर अडिग होने की वजह से जुर्माना लगा दिया। तो ये सारे प्रकरण इनको आप याद करते रहिएगा। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं उसका नाम होगा महासागर तथा महासागरीय धाराएं। इसका कारण क्या है जान लीजिएगा। जितना आप मंगल ग्रह लाल ग्रह मंगल के बारे में जानते हैं, बुध के बारे में जानते हैं, शुक्र के बारे में, यानी हमारे सौरमंडल के बारे में जितना आप जानते हैं उससे कहीं कम जानकारी हम लोग अपने महासागरों के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो UNSSDN जैसे कोई एक है, उसके द्वारा जारी एक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया की आबादी 9.7 अरब से ऊपर होने वाली है। अब ये लगातार आबादी बढ़ रहा है, ज़मीनें उतनी हैं, कृषि लायक जो खेती ज़मीनें हैं वो भी कम हो रही हैं। तो ये पक्का है कि हमारे आने वाली जो खाद्य श्रृंखला का आधार होगा वो महासागर ही होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने समुद्री खेती, जिसे आप मेरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं या आप कह लीजिए एक्वा कल्चर के नाम से भी जानते हैं, इन सबको सेरी कल्चर है, कई सारे कल्चर के माध्यम से हम लोग महासागरों से अपने आहार को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। भविष्य का जो खाद्य होगा वो फिक्स है कि महासागरों पर ही होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि महासागर के बारे में जानकारी हो। कारण आज जो किसी देश के GDP का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है वो होता है ऊर्जा। ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, और हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा का स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा। इस तापीय ऊर्जा में लगभग 64% ऊर्जा हमारा कोयला तथा तेल से प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो तेल है परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तेल होता है, ये तेल भी हमारे महासागर से ही आता है। यद्यपि ये महाद्वीप से भी निकलता है, लेकिन जितने अपतटीय क्षेत्र होते हैं वहीं से सबसे ज़्यादा तेल निकाले जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, इनको जानने के लिए हमें महासागरों के बारे में जानना आवश्यक है। अभी जल्द की ही एक घटना हम आपको बताएं तो एक देश है जिसका नाम है जापान, और वहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है निप्पन। इस जापान के देश निप्पन और एक संस्था है, उन दोनों ने मिलकर एक योजना शुरू किया है और उसका क्या नाम है? सीबेड 2030। ये क्या है? वो ये बताना चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं सीबेड 2030 के परियोजना के तहत जापान समस्त महासागरों के नितल का मानचित्रण करने का एक रूपरेखा तैयार कर रहा है।
मतलब कि सीवेट परियोजना या सीवेट योजना किस देश की है? जापान की है। क्या है इसका काम? महासागरों के नितल का मानचित्रण करना। ध्यान दीजिएगा, 2030 का सीधा सा तात्पर्य क्या है? इस 2030 का सीधा सा तात्पर्य ये कि 2030 तक सभी महासागरों के बारे में हमें अध्ययन कर लेना है। तो अब जापान ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी इस चीज़ को जानें कि आखिर में महासागर के बारे में क्या है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। चलिए हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको महासागर के बारे में कुछ बताएंगे। और महासागर को जानने से पहले हम आपको थोड़ा ये बताएंगे कि महासागर या महाद्वीप के जन्म कैसे होता है। तो इसका आधार हम आपको बताएं तो बात लगभग 1912 की है कि जब जर्मनी का एक भूगोलवेत्ता था जिसका नाम था वेगनर। इस व्यक्ति ने अपना एक सिद्धांत दिया कि महाद्वीप और महासागर का जन्म कैसे होता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया महाद्वीपीय सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ वेगनर। क्लियर? इन्होंने क्या बताया कि प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी थी वो एक फुटबॉल की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। कारण मतलब कि क्या? आज जो आप दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये सब कभी किसी एक फुटबॉल की तरह आपस में जुड़े हुए थे। और इसके चारों ओर जो आज का कई सारा आप महासागर देखते हैं, वो सारा महासागर इसके चारों ओर ऐसे फैला हुआ था। और इसके बीच से होकर एक और ऐसे छोटा सा महासागर बना हुआ था। उन्होंने क्या बताया, वेगनर महोदय ने, कि वो जो जब महाद्वीप आपस में सारे जुड़े थे, इसका नाम उन्होंने बताया था पेंजिया। इसके अलावा जो ये चारों तरफ उसके पानी लगा हुआ था, उसका नाम उन्होंने क्या बताया? पैंथलासा। और इसके बीच में जो एक छोटा सकरा सा सागर था, इसका क्या नाम उन्होंने रखा? उसका नाम रखा उन्होंने टेथीज। ये बात आज के 25 करोड़ साल पहले की बात है, जब हमारा होता था इस युग। 25 करोड़ साल पहले को क्या कहा जाता है? आज के संदर्भ में कहा जाता है कार्बोनीफेरस। और कार्बोनीफेरस इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसी समय कार्बन और आयरन दोनों का उद्भव हो रहा था। जब हमारा संपूर्ण पृथ्वी एक फुटबॉल के रूप में आपस में जुड़ा हुआ था, यानी सुपर महाद्वीप जिसे आप कहते हैं, तब इस पर खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या बताया, महाद्वीप वेगनर महोदय ने, कि 25 करोड़ साल के आसपास पृथ्वी में कुछ ऐसा हलचल हुआ कि ये हमारा जो पेंजिया था ये कई भागों में टूट गया। और जब ये टूट गया तो ये अलग होने वाले क्षेत्र बनाए क्या? महाद्वीप। और इनके बीच में ये पानी आके भर गया तो वो क्या बनाए? महासागर। यद्यपि वेगनर महोदय की ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, बेहतर ढंग से, पूरी तरह सही नहीं थी, लेकिन इन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार बना दिया। और इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर विलियम हैरी हेस ने ये बताया कि हाँ, महाद्वीपें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और याद रखिएगा, अगर जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कभी अफ्रीका और यूरोप के पास थे, और ये दोनों यानी दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका अफ्रीका यूरोप से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई किसी से दूर जाता है तो किसी न किसी के नज़दीक जा रहा होता है। कैसे? हम अपनी पृथ्वी को ऐसे मोड़ दें। उदाहरण के लिए हम आपको ये बताएं तो ये रहा हमारा ग्लोब। अब इस ग्लोब को यदि आप देखें तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका और ये हमारा उत्तर अमेरिका। यदि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो पश्चिम ओर किधर जा रहे हैं? कहीं और नहीं जा रहे हैं, वो इधर एशिया की तरफ आ रहे हैं, रूस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। मतलब कि जब कोई दो महाद्वीप एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी बीच की दूरी बढ़ने के कारण महासागरों का प्रसार होगा। सीधी सी बात है। मतलब कि अब जैसे जैसे दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दूर जा रहे हैं, अटलांटिक महासागर बढ़ रहा है। सीधा से इसका तात्पर्य हो कि भविष्य का सबसे बड़ा महासागर कौन होगा? अटलांटिक महासागर होगा। वर्तमान में कौन है? प्रशांत महासागर है। और आगे देखते हैं,
अब इस बात को आप बाकायदा जान गए कि दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका इधर जा रहे हैं और ऐसे हमारे महासागर और महाद्वीप बन गए। ये तो हमारे महासागर जो हैं वो जल के बहुत बड़े भाग हैं, लेकिन हुआ क्या, जहाँ जहाँ पर छोटे छोटे ज़मीनें आपस में टूटी और वहाँ पर जब पानी भर गया तो उसको हमने महासागर ना कहकर क्या कह दिया, सागर कह दिया। महासागर हमारा ओशन होता है और सागर हमारा सी होता है। अब इनको हमने क्या कह दिया, सागर। कैसे? यदि आप देखेंगे तो जब सब जमीनें जितनी हैं उनका लगभग 75% भाग भूमध्य रेखा के उत्तर है, यानी 25% जमीन केवल किधर है, दक्षिण भारत में है, दक्षिण भाग में है। 90% जनसंख्या हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और जो 10% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक इसी प्रकार जब आप यहाँ पर देखते हैं पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत इकट्ठा हो और वो लगभग ज़मीन से घिरा हो, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी कुछ झीलें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनको भी हम सागर कह देते हैं। कौन से? कैस्पियन सागर, अरल सागर आदि सारी चीज़ें हो गया। चलिए, तो सागर के बारे में हमने जाना, थोड़ा सा महासागर के बारे में जाना। सागर का यदि आप और थोड़ा सा जानना चाहे उदाहरण तो ध्यान दीजिएगा, ये भूमध्य सागर जिसे आप मेडिटेरियन सी कहते हैं, यहाँ पर रेड सी है यानी कि लाल सागर है, यहाँ पर अरेबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे सागर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सागर किस महासागर में पाए जाते हैं, ये बात थोड़ा सोचने वाली है। क्या सबसे बड़ा महासागर जो प्रशांत महासागर है उसमें पाया जाता है, या अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, या हिंद महासागर में? जैसे प्रशांत महासागर के कुछ महत्वपूर्ण सागर के नाम है, हम आपको बताएं तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिण चीन सागर। वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में। अंडमान सागर। अगर जो आप अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। कौन कौन से? भूमध्य सागर है, लेब्राडोर सागर होगा ही, आर्कटिक सागर होगा ही, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी बना हुआ है, यहीं पर है आपका कैरेबियन सागर होगा ही। जानकारी के लिए हम आपको बताएं, सबसे ज़्यादा सागर जो पाए जाते हैं वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। दूसरा किस में पाया जाएगा, अटलांटिक महासागर में पाया जाएगा। और तीसरा किस में पाया जाएगा, हिंद महासागर में पाया जाएगा। अब देखा आपने कि हिंद महासागर में सबसे कम सागर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि हुआ क्या। याद रखिएगा, इन महासागरों में जो हमारा पानी है वो खारा है, यानी लवण है इसमें, जबकि हमारे नदियों का पानी खारा नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि सर हमारा महासागर खारा कैसे हो गया, और एक सवाल ये भी होता है सर कौवा कैसे काला हो गया। तो वो अलग बात है, हो गया कौवा कैसे काला, जब मुर्गे ने अखबार निकाला था। हालांकि वो अलग बात है, आज हम आपको बताएंगे कि महासागर कैसे खारा हो गया। तो सबसे पहले इस बात को आपको जानना आवश्यक है कि महासागर शुरुआत से ही खारा था। ऐसा नहीं है कि महासागर जब बना था तो वो मीठे पानी का स्रोत था, आज खारा हो गया, ऐसा कदापि नहीं है। जब से महासागर बना है तभी से खारा था, क्योंकि महासागरों में जो नमक होता है उस नमक का नाम होता है, नाम आपने सुना होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम आपको याद है? और यदि आपको याद हो तो बताइए किस देश के आंदोलन में इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ था? भारत के आंदोलन में। किस आंदोलन में प्रयोग हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। उसका क्या नाम था? दांडी मार्च था। महात्मा गांधी ने क्या बनाया? नमक बनाया। ये सारी भी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। हमारे महासागर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, जिसके कारण हमारा महासागर खारा है, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्लियर? और जो और हाँ, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड की वजह से 77% हमारा महासागर खारा है। दूसरा है जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड ये लगभग 9% योगदान देता है हमारे महासागरों के खारा होने में। यदि हमारे धरती पर 100% जल है तो इस 100 में से 97% जल हमारा कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। और इस 97 में से इस 100 में से 2% कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। बाकी जो हमारा 1% बचता है, यही 1% पानी हमारा नदियों में, वायुमंडल में, भूमिगत जल में
आदि जगहों पर उपलब्ध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पानी का सबसे बड़ा स्रोत हमारा महासागर है। आईएएस ने पूछा है कि महासागरों के बाद सर्वाधिक मात्रा में पानी का स्रोत कौन है, तो वो हमारे ध्रुव हैं, यानी कि ग्लेशियर जिसे आप कहते हैं। अब ये तो हो गया लवण कि हमारे महासागर में लवण कैसे आया, लेकिन याद रखिएगा, यद्यपि हमारा महासागर आरंभ से ही लवण था, नमकीन था, लेकिन वर्तमान में जो भी नदियाँ, चाहे अमेजन हो, मिसिसिपी हो, मैकेंजी नदी हो, या फिर आपकी लीना हो, वोल्गा हो, यूराल हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, नाइजर हो, कोई भी नदियाँ हो, जो वह सारी नदियाँ जो महाद्वीपों से होकर बहती हैं, तो चट्टानों में घुली नमक को अपने साथ लाकर उस महासागर में निक्षेप करती रहती हैं। इसलिए नमक की मात्रा वर्तमान में महासागरों की बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में यद्यपि ऐसा नहीं कि सारा महासागर नमक हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी महासागरों की लवणता बढ़ती जाएगी। ध्यान दें, यदि आप जानते हो तो याद रखिएगा, हमारे महासागरों की जो औसत लवणता होती है, औसत लवणता, यह औसत लवणता का क्या तात्पर्य है? इस औसत लवणता से मेरा तात्पर्य ये है, किसी सागर में ज़्यादा नमक, जैसे वान झील तुर्की है ना, दुनिया की सबसे ज़्यादा नमक पाई जाने वाली झील है, याद रखिएगा। और अगर जो आप काला सागर को ले लें तो वहाँ पर कम नमक, और यदि आप भूमध्य रेखा को ले लीजिए तो यहाँ पर सबसे कम नमक। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बन जाती है। बैकाल झील, यहाँ पर जिसे आप पवित्र सागर के नाम से जानते हैं, सबसे गहरी, सबसे पुरानी झील पाई जाती है। तो औसतन यानी संपूर्ण धरातल का जितना भी महासागर है, उसमें जो औसत लवणता होती है वो कितनी पाई जाती है? 35 ग्राम पाया जाता है। कितना? 35 ग्राम प्रति हजार। ध्यान दीजिएगा, इसे हम प्रतिशत में नहीं निकालते हैं, इसको हम ग्राम में निकालते हैं। कैसे? मान लेते हैं 1 किलो पानी ले लेते हैं। 1 किलो पानी का तात्पर्य होता है 1000 ग्राम पानी। सीधी सी बात है। इस 1000 ग्राम पानी को यदि हम गर्म करें तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। और वाष्पीकृत होने के बाद में इसमें जो बचेगा वो कितना ग्राम नमक बचेगा? 35 ग्राम बचेगा। अब इस प्रकार अगर जो हम 35/00 कर देते हैं तो ये प्रतिशत नहीं बताता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रति हजार बताता है कि 1000 ग्राम पानी में कितना ग्राम नमक पाया जाता होगा? 35 ग्राम। मतलब हमारे संपूर्ण पानी को यदि हम लोग बंद कर दें, गर्म कर दें, तो उसका औसतन कितना नमक हमें मिलेगा? 35 ग्राम मिलेगा। इसको हमने किससे नापा? ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे हमने इसको नाप लिया? उस यंत्र का नाम, लवणता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? हैलोक्लाइन। ध्यान दीजिएगा, हैलोक्लाइन से महासागरों की लवणता नापते हैं। क्लियर? और याद रखिएगा, जिस महासागर में लवणता की मात्रा बढ़ती जाएगी, 35 छोड़ के 36, 37, 38, 100, 150, 200, 250, 300, तो याद रखिएगा उस पानी की या सागर की जो घनत्व है वो भी बढ़ता ही जाएगा। अब बात आती है कि सर जब नमक की मात्रा बढ़ गई थी, देखिए कोई आ गया, जब नमक की मात्रा बढ़ गई थी तो हमने उसको किस में मापा था? हैलोक्लाइन में मापा था। क्लियर? अब नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से जब उस महासागर का घनत्व बढ़ गया तो सर महासागरों का घनत्व किस में मापेंगे? तो याद रखिएगा, जिस यंत्र से हम लोग मापते हैं उसको कहा जाता है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन से महासागरों का घनत्व नापते हैं, किस जगह पे घनत्व कम है, किस जगह पे घनत्व ज़्यादा है। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ने के कारण हमेशा तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होता है तो यहाँ का घनत्व कम हो जाता है, जबकि ध्रुवों के पास में तापमान कम होने के कारण बर्फ़ के रूप में जमा रहता है और यहाँ पर जो घनत्व होता है वो अधिक हो जाता है। आगे इसके बारे में हम आपको और अधिक ढंग से बताएंगे, लेकिन अभी सुनिए। तो
औसत लवणता जो है वो हमने हेलोक्लाइन में मापा, और जो घनत्व है उसे हमने पिक्नोक्लाइन में मापा। अब एक चीज़ और हम आपको बताएं क्या है, ध्यान से देखिएगा। पिक्नोक्लाइन हेलोक्लाइन के बाद में एक और आता है थर्मोक्लाइन। क्या है इसका माना, देखिए भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा हो गया तो यहाँ का पानी का कितना होगा, गर्म होगा, जबकि ध्रुवों का पानी ठंडा होगा। इस महासागरीय पानी को आपस में मापने के लिए, यानी कि महासागरों की जो तापमान होती है उसको मापने के लिए हमें किस यंत्र का प्रयोग करना होता है, उसका नाम होता है थर्मो। थर्मो का सीधा सही मतलब होता है ऊष्मा, थर्मल से, और क्लाइन तो आप जानते ही महासागरों के लिए यूज होता है। तो थर्मोक्लाइन से क्या नापते हैं, महासागरों का तापमान मापते हैं। क्लियर। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल ढंग से बताने जा रहे हैं, जो पीसीएस हो चाहे आईएएस हो बाकायदा पूछता है। आप उठा के इतिहास देख लीजिएगा, बहुत पूछता है। और जब हम आपको पढ़ा रहे हों ये वीडियो और आप देख रहे हो तो आप अपने साथ स्कूल एटलस लेके बैठना मत भूलिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एटलस नहीं देखता है केवल ज्योग्राफी और रटता है, और ज्योग्राफी किसी को रटने से नहीं आ सकती, केवल समझने से। तो देखते हैं लवणता, घनत्व और तापमान में महासागरों का आपस में संबंध क्या है और ये क्या क्या काम करता है, जरा देख लेते हैं। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए, चलिए ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे लवणता की, और यही लवणता से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है। पहले हम आपको उदाहरण से लेके चलते हैं। देखिए, एक सागर है जिसका नाम है उत्तर सागर। क्या नाम आपने इसका सुना है, शायद सुना होगा, बेहतर ढंग से सुना होगा। इसका नाम है उत्तर सागर। कहाँ पर है, आप अपने एटलस में ज़रूर देखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक का नाम है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। तीसरा, एक का नाम है जिसका नाम है काला सागर। मैप में ढूंढते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। चौथा है, एक का नाम है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। और पांचवा है एक हमारा जिसका नाम है अरल सागर। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आपको क्रम बताया है ये वेस्ट टू ईस्ट बताया है, याद रखिएगा, ये क्रम बहुत पूछता है आपसे। बीच में मैंने भूमध्य सागर को छोड़ दिया है, इस भूमध्य सागर को छोड़ दिया है। अभी इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करते हुए बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। उत्तर सागर, क्या आप मैप में इसको ढूंढ पा रहे हैं? क्या ये दक्षिणी गोलार्ध में है? कदापि नहीं। उत्तर का मतलब ये होता है उत्तर में होगा। क्या वो अमेरिका के पश्चिमी तट पर है? नहीं है। मैप में देखिए और ढूंढिए कहाँ पर है। क्या चीन सागर के बगल में है? नहीं है। है फिर कहाँ? देखिए कहाँ पर है। ये वाला क्षेत्र जो इंग्लैंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है वो हमारा उत्तर सागर है। क्लियर है? चलिए हम आपको ओरिजिनल मैप के माध्यम से एक बार इसको भी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। पहले लोकेशन जान लेते हैं। उत्तर सागर इंग्लैंड के पूर्वोत्तर में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुव के पास स्थित है। दूसरा, हमारा बाल्टिक सागर कहाँ पर है? बाल्टिक सागर, क्या आपको बोथनिया की खाड़ी मिल रही है? बोथनिया की खाड़ी कहाँ है? स्वीडन और नॉर्वे फिनलैंड के बीच में इस जगह पर आपका बोथनिया की खाड़ी है। जरा देखिएगा, रूस के पश्चिम में। आगे और आते हैं, आप मिलेंगे काला सागर। काला सागर कहाँ है? काला सागर आपका ये यहाँ पर है, ये आपका काला सागर है। याद रखिएगा, काला सागर बहुत ज़रूरी है जानना। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में तुर्की ने ग्रीस के खिलाफ विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं काला सागर में किया है और खूब सारा तेल भी यहाँ पर खोज रहा है। तो यहाँ का लोकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिएगा, हमारा काला सागर क्या भूमध्य सागर से मिलता है? मिलता है, हाँ, एक जलसंधि से मिलता है। किस जलसंधि से मिलता है? उस जलसंधि का नाम है मरमरा। कहाँ पर है ये? तुर्की में है। याद रखिएगा, इसको जरा ध्यान से रखिएगा, मरमरा जलसंधि के माध्यम से। आगे देखते हैं, काला सागर मरमरा से, यस। आगे देखते हैं, काला सागर को आपने
लोकेट कर लिया। कैस्पियन सागर को ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर आपका यहीं पर स्थित एक दुनिया का सबसे बड़ा झील है। आगे देखते हैं अरल सागर, यहाँ उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर आपका कौन सा सागर है? अरल सागर है। इन पांचों का लोकेशन आपने ट्रैक कर लिया है जीपीएस के माध्यम से। जीपीएस कहाँ का है? अमेरिका का है। देखते हैं इसकी लवणता के माध्यम से देखेंगे। अब आप सोचिए, ध्यान से देखिएगा, तापमान भूमध्य रेखा के पास है सबसे ज़्यादा, और इन पांचों में से कौन सा सागर भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है? होमवर्क, इसको एटलस उठाइए और देखिए कि उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर में कौन भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है? क्या बाल्टिक सागर है, या कैस्पियन सागर है, या अरल सागर है? ध्यान दीजिएगा, इसको आप तब तक नहीं बेहतर ढंग से लोकेट कर पाएंगे जब तक आपके पास ओरिजिनल मैप ना हो। और ये हमारा मैप आंशिक रूप से सही है, 100% शुद्ध नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है हमें ओरिजिनल मैप देखना। तो चलो हम एक बार ओरिजिनल मैप देख लेते हैं। ये रहा आपका ओरिजिनल मैप, जिसको हमने नहीं, भारत सरकार ने बनाया है। क्लियर है? तो देखते हैं कहाँ पर कौन कौन सागर है। ध्यान दीजिए, ये आपका रहा उत्तर सागर, ब्रिटेन के पूरब में। यहाँ पर ये रहा आपका काला सागर, और ये रहा आपका कैस्पियन सागर, और यहाँ पर आपका है अरल सागर, और भूमध्य रेखा आपकी ये जा रही है। अब आप बताइए सबसे नज़दीक कौन सा सागर मिलता है? कैस्पियन सागर। क्लियर है ना? तो सीधा सा बात है कि सर भूमध्य रेखा के पास जो भी होगा वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का लवणता अधिक होगा। तो फिक्स है, इन सब में महत्वपूर्ण लवण वाला क्षेत्र कौन है? कैस्पियन सागर। सबसे दूर कौन है भूमध्य सागर से? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। तो फिक्स है, यहाँ पर तापमान कम होता होगा, और तापमान कम तो वाष्पीकरण कम, वाष्पीकरण कम तो नमक कम, इसलिए उत्तर सागर और बाल्टिक सागर का तापमान, नमक भी कम होगा। क्लियर होगा आपको? तो इनको क्रम को आप जरा ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे और देखते हैं। बाल्टिक सागर, जो उत्तर सागर है हमारा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तर सागर में नमक कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों के जो बर्फ़ होते हैं, ताज़ा पानी, वो पिघल कर इसमें आते रहते हैं, इसलिए यहाँ की लवणता कम होगी। औसतन कितनी होगी? अगर जो हम आपको ये बताएं कि उत्तर सागर की लवणता औसतन 30 होगी तो कोई गलत नहीं होगा। बगल में बाल्टिक सागर है, ध्यान दीजिएगा, बाल्टिक सागर है, लेकिन एक इत्तेफाक की बात है, बाल्टिक सागर लगभग ज़मीन से घिरा हुआ है, और ज़मीन से घिरा होने की वजह से यहाँ का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता होगा, और तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो नमक की मात्रा है वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। बाल्टिक सागर का हो सकता है 31 प्रति 1000 ग्राम हो, इसका 30 हो। काला सागर को आते हैं। काला सागर को ध्यान से देखिए, ये एक भूआबद्ध सागर है, और जो भी सागर जितने ज़्यादा लैंड लॉक्ड होगा उसमें उतने ज़्यादा नमक पाए जाने की संभावना होती है, और जो ज़्यादा सागर जितने खुला होगा उसमें नमक की मात्रा पाए जाने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि महासागर कम गर्म होते हैं, इसलिए कम वाष्पीकरण होता है। महाद्वीप ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। तो जो झील या पानी का क्षेत्र ज़मीन से घिरा होगा उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, जब आप उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर को ध्यान कर रहे थे, उसी समय आपको एक सागर की और आवश्यकता थी जानने के लिए, और उस सागर का क्या नाम है? मृत सागर। क्लियर? अब भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा सागर हुआ? मृत सागर हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो वाष्पीकरण होगा वो कहाँ होगा? बाल्टिक सागर में या मृत सागर में? मृत सागर में। और दूसरी बात, जो हमारा उत्तर सागर है वो खुला है, लेकिन जो हमारा मृत सागर है वो बंद है। किन दो देशों की सीमाओं पर मृत सागर स्थित है?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या वो इजराइल और जॉर्डन है? संभवतः। एक बार देखिएगा, यह रिफ्ट घाटी में बना हुआ है, रिफ्ट वैली में बना हुआ है। तो देखिए, अब भूमध्य रेखा से जिस झील की जितने ज़्यादा दूरी होगी वो उतने कम खारा होगा, और भूमध्य रेखा से जो जितने पास होगा वो उतने ज़्यादा खारा होगा। तो सबसे ज़्यादा खारा कौन हो गया? मृत सागर। तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण किसका होगा? मृत सागर का। तो किसमें सबसे ज़्यादा लवणता होगी? मृत सागर में। तो किसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होगा? मृत सागर में। और जिसमें जितने ज़्यादा घनत्व होगा, क्या आप उसमें डूब सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए यदि आप कभी मृत सागर में डूबना चाहें तो डूब नहीं सकते हैं। क्लियर? अब इसका नाम यदि हम आपको बताएं कि मृत सागर क्यों पड़ा, तो इतना लवणता हो गया कि यहाँ पे जीव सागरीय जीव जंतु रह ही नहीं पाते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हम आ रहे थे काला सागर में। काला सागर का पानी कम खारा है, ध्यान दीजिएगा। काला, देखिए उत्तर सागर का, अगर जो आप यहाँ पर इसको हटा दें, अब आप ध्यान से देखिएगा इसको। यदि उत्तर सागर का लवणता 30 है, बाल्टिक सागर का 31 है, तो काला सागर का जानते हैं कितना होगा? काला सागर का लगभग होगा 35 प्रति 1000 ग्राम। सर क्यों? क्योंकि सर जी ये देखिए लैंडलॉक्ड है, और लैंडलॉक जितने होगा वहाँ का लवणता ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ का लवणता थोड़ा कम पाया जाता है मृत सागर की अपेक्षा। कैसे? क्योंकि आप एटलस में देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ आकर गिरती हैं। क्या आप मुझे उन नदियों का नाम बता सकते हैं? काला सागर में मिलने वाली 3 प्रमुख नदियों का नाम क्या आप जानते हैं? ना जानते हो तो हम आपको बता देंगे। देखिए, काला जंगल कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। काला जंगल यानी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। क्लियर? और उस काला जंगल से एक नदी निकलती है। ये काला जंगल यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। और इस काला जंगल से एक नदी निकलती है, और निकलते निकलते जाके काला सागर में गिरती है। और इस नदी का क्या नाम है? डेन्यूब। आपने सही बताया, डेन्यूब। तो डेन्यूब किस सागर में गिरती है? काला सागर में। कौन सी नदी काले जंगल से होकर काले सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी। दूसरा, यहीं पर एक नदी और आप आकर देखते होंगे, उसका नाम है नीस्टर। और एक नदी और आप देखते होंगे जिसका नाम है नीपर। ये सारी नदियाँ किस सागर में आके गिरती हैं? काला सागर में। और नदियों का पानी मीठा होता है, इसलिए काला सागर की लवणता यहाँ पर कम हो जाती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, हम आप रहे हैं कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर की लवणता औसतन लगभग 40 से ऊपर पाया जाता है, 40 प्रति ग्राम 1000 से ऊपर पाया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि 40 पाया गया, काला सागर में 35 पाया गया। सर इसमें कैस्पियन सागर में ज़्यादा क्यों पाया जाता है? कैस्पियन सागर में ज़्यादा इसलिए पाया जाता है कि एक तो ये एकदम से काला सागर की अपेक्षा ज़्यादा लैंडलॉक्ड है, और दूसरी बात, इसमें केवल 2 महत्वपूर्ण नदियाँ आकर गिरती हैं। कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं बताइए? कैस्पियन सागर में पानी की मात्रा है, और कैस्पियन सागर जिस एरिया में स्थित है वहाँ पर पानी ना के बराबर बरसता है, तो वहाँ पर पानी आता कैसे है बताइए? देखिए, नहीं जानते हो तो एटलस उठाइए, देखिए यहाँ पर नदी आती है एक, जिसका नाम है, कैस्पियन सागर में मिलने वाली एक नदी का नाम है वोल्गा। क्लियर है ना? और दूसरी नदी आकर यहाँ पर ऐसे निकल के आती है जिसका क्या नाम है? यूराल। ये दो के दोनों नदियां कहाँ से आती हैं? रूस से आती हैं। यानी वोल्गा अपना मुहाना कहाँ बनाती है? कैस्पियन सागर में। यूराल नदी कहाँ बनाती है? कैस्पियन सागर में। जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है या उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो वोल्गा और यूराल अपना पानी कैस्पियन सागर में गिराती हैं,
और अपना पानी गिराती तो हैं, किंतु इनमें इतना पानी नहीं होता है कि ये इस क्षेत्र का लवणता कम कर सकें, और लैंडलॉक्ड होने की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और वाष्पीकरण के चलते ही यहाँ की लवणता अधिक हो जाती है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। एक चीज़, हाँ, आईएएस ने 2019 में सवाल पूछा, पीसीएस लगातार आईएएस का नकल करता जा रहा है, तो फिक्स है कि वो भी आपसे पूछने का प्रयास करेगा। बताइए, कैस्पियन सागर से संबंधित कुल कितने देश हैं? ऑप्शन में 3, 4, 5, 6। कितने देश हैं? 5 देश। आपने सही बताया उत्तर, 5 देश हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि वो कौन कौन से देश हैं? आप मुझे मत बताइए, आप स्वयं जान लीजिए और एटलस उठाइए और देखिए कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। आप ना जानते हो तो मेरे पास एक आइडिया है। वैसे मैं ट्रिक पे तो विश्वास करता नहीं, लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ। कारण क्या है, जो चीज़ें मुझे वैसे नहीं याद होती, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रिक पे नहीं विश्वास करता, रियल पे, यथार्थ पे बस विश्वास करते हैं। तो देखिए, एक है जिसका नाम RAKIT, रॉकेट। मैंने ये जो ट्रिक सीखा था वो सीखा था दिल्ली में, एक महत्वपूर्ण संस्था है निर्माण आईएएस, और वहाँ के महत्वपूर्ण एक सर हैं, उनका नाम मैं नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे बताया था रॉकेट। और इस रॉकेट का मतलब क्या होता है? क्या इस आर का मतलब रोमानिया होता है? नहीं होता है। क्या होता है फिर? रूस होता है। इस ए का मतलब क्या अमेरिका होता है? नहीं होता। फिर क्या होता है? अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। और बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, कोयला, तेल, यूरेनियम, तेल के लिए प्रसिद्ध है। के का मतलब क्या होता है? कजाकिस्तान। यस, के का मतलब कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना नहीं है, नूर सुल्तान है। उसे चेंज कर दिया गया है, ये भी जरा याद रखिएगा। आई का मतलब होता है इंडिया। होता तो है इजराइल भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। वहाँ के राष्ट्रपति रूहानी। कौन रूहानी? हसन रूहानी। और इस टी का मतलब तंजानिया नहीं होता है, और ना ही टोंगो होता है, ना ही तस्मानिया होता है। क्या होता है? तुर्कमेनिस्तान होता है। तो ये 5 के 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, और इस बार पीसीएस में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्लियर? आगे आते हैं, इनको जानते रहिएगा आप। जो हमारा अगला सागर है, महत्वपूर्ण है, उसका क्या नाम है? अरल सागर। यहाँ की लवणता 50 से भी ऊपर पाई जाती है। क्यों सर जी, क्यों ऐसा है? तो इसका कारण ये है कि जनाब, हमारा जो अरल सागर है ये आज के 40-50 साल पहले तक खूब बड़ा था। कितना बड़ा था? वो लगभग इतना बड़ा था। अभी इतना बड़ा ही रहेगा, इससे बड़ा छोटा नहीं होगा। आप अपने मैप पे छोटा बड़ा कर लीजिएगा। और इसकी 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आकर गिरती हैं। एक नदी इस तरह आकर गिरती है और एक नदी यहाँ पर। एक का नाम है जिसका नाम है सिर दरिया, और दूसरे का नाम है जिसका नाम है अमू दरिया। ये दोनों अपना मुहाना कहाँ पर बनाती हैं? अरल सागर में बनाती हैं। लेकिन 1989 के आसपास की बात है कि जब यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में उसका विघटित देश कहा जाता है रसिया, ने इन दोनों पर बांध बनाकर नदियों का पानी अपने देश की ओर मोड़ दिया, तो अब इसमें पानी की मात्रा कम हो गई और आज ये 3 भागों में बट गया। और 3 भागों में बटने के साथ साथ ये झील बहुत छोटा हो गया है। यदि आप स्कूल एटलस में, ऑक्सफोर्ड वाले में, एशिया को खोले हों तो उस एशिया में कॉर्नर पर बाएं तरफ 2 चित्रों के माध्यम से अरल सागर को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें एक चित्र 2012 का है जो सबसे छोटा है और 3 भागों में है, और एक 1989 का है जो केवल 1 भागों में है। ये इतना छोटा हो गया कि इसमें से अब द्वीप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे कौन सा झील कहते हैं? द्वीपीय झील कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? तो अरल सागर में सिर दरिया, अमो दरिया अपना पानी गिराती थी, लेकिन आज इसका क्षेत्र बहुत कम होने की वजह से एकदम सिकुड़ता चला जा रहा है और 1/3 बचा है।
और आने वाले समय में शायद आपसे एक सवाल पूछा जाए, हाल ही में कौन सी झील विलुप्त हो गई है? अरल सागर। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी कि एकदम ऐसे आपको जानना अति अनिवार्य था। क्रम हमने आपको बताया उत्तर सागर बाल्टिक सागर का, ये क्रम आप पश्चिम से पूरब याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण और है जो आपके क्रम आपसे अक्सर पूछ लेते हैं, वो आपको हम अभी बता रहे हैं जो कि इंडिया से संबंधित है। कौन कौन? उदाहरण के लिए जो आपसे पूछता है अक्सर, पश्चिम से पूरब ही हम आपको फिर से बता रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। फिर से एक का नाम पड़ता है जिसका नाम है भूमध्य सागर। इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करके बताते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। और दूसरा जो आपसे पूछता है उसका नाम है काला सागर, इसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। और तीसरा जो हम आपको बताएंगे उसका नाम है लाल सागर, ये हम आपको पश्चिम से पूरब बता रहे हैं। और चौथा जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं फारस। फारस बोले तो फारसी जहाँ बोली जाती है। फारसी कहाँ बोली जाती है? ईरान में बोली जाती है। तो ईरान की खाड़ी और फारसी की खाड़ी एक ही है, याद रखिएगा। भारत में फारसी त्यौहार एक बहुत प्रसिद्ध था जिसे बलबन ने भी मनाया था। क्या नाम था? नवरोज, 19 दिनों तक चलने वाला। फारस की खाड़ी। यदि आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, गल्फ कंट्रीज के अंतर्गत गल्फ एक एसोसिएशन है, उसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? और गल्फ किसे कहते हैं? फारस को कहते हैं। और इत्तेफाक की बात, गल्फ एसोसिएशन में फारस ही नहीं सम्मिलित है, यानी ईरान ही नहीं सम्मिलित है। याद रखिएगा, जरा ध्यान दीजिए, इसको आप पढ़ते रहिएगा। पांचवा जो आपसे पूछेगा वो आपका है लाल सागर हो ही गया। एक है अरब सागर, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। और अरब सागर के बाद लास्ट में है बीबी, बोले तो बे ऑफ बंगाल। इनके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका, के उत्तर में यूरोप, के पूरब में एशिया, ये 3 देशों की सीमा बनाने वाला एकमात्र सागर है। याद रखिएगा, इस जगह पर एक छोटा सा देश है जिस देश का क्या नाम है? जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर को ही यहाँ का भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। क्लियर? अब भूमध्य सागर का संपर्क किससे है? अटलांटिक महासागर से है। अब अटलांटिक महासागर का लवणता कम है क्योंकि पानी ज़्यादा है। भूमध्य सागर चारों तरफ से घिरा होने के कारण लवणता ज़्यादा हो जाती है। कैसे? याद रखिएगा, पछुआ पवन। मैंने पिछला वीडियो आपको इसीलिए वायुदाब के बारे में बता दिया है कि आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण कारक पिछला वीडियो रहेगा। कैसे? जरा देखिए, जब पछुआ पवन यहाँ से उठती है तो अपने साथ में भूमध्य सागर से नमी धारण कर लेती है और ये पछुआ पवन आकर हमारे हिमालय से टकराती है और टकराने के बाद ठंडियों में बारिश करवाती है, जिसको आप पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये पछुआ पवन के प्रभावाधीन होता है और ये विक्षोभ कहाँ से उठता है? भूमध्य सागर से उठता है। एनसीईआरटी कक्षा 12 के हिसाब से, जो कि भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत नामक पुस्तक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, लवणता यहाँ की कम है अटलांटिक महासागर की, भूमध्य सागर की ज़्यादा है इसके अपेक्षा। तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा? भूमध्य सागर का। कम किसका होगा? अटलांटिक महासागर का। तो अब घनत्व इसका ज़्यादा होगा तो ये घनत्व होने की वजह से नीचे बैठेगी। अब ये जब यहाँ का पानी नीचे बैठेगा तो अटलांटिक महासागर की पानी की एक धारा इस कमी को पूर्ति करने के लिए भूमध्य सागर में जाएगा। ऐसे भी महासागरों की धाराओं की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है काला सागर, जैसा कि आपने देख ही लिया काला सागर। अगला है लाल सागर। लाल सागर एक ऐसा सागर है जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। यहाँ का जो लवणता होता है वो ज़्यादा है, लगभग के बराबर अगर जो हम आपको बताएं तो लगभग 36 प्रति हजार पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल सागर में आप देखेंगे तो ना तो सऊदी अरब से और ना ही हार्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज से कोई यहाँ पर नदियाँ पानी गिराती हैं। इसलिए यहाँ पर ताज़ा जल की आपूर्ति की कमी और 2 बड़े क्षेत्रों के मध्य स्थल रुद्ध होने के कारण इसका वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और यहाँ की लवणता ऑलरेडी बढ़ जाती है। क्लियर?
आगे आते हैं फारस की खाड़ी। ये आपकी फारस की खाड़ी है, इसको आप जानते हैं। फारस की खाड़ी भी बहुत ज़्यादा लैंडलॉक्ड है। जरा ध्यान से देखिए, किस जल संधि के माध्यम से ये अरब सागर से जुड़ी हुई है? क्या उसका नाम बाब अल मंडाब है? नहीं है। फिर क्या है बताइए? हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बाब अल मंदाब की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम आपको अगले कभी कभी क्लासों में बताते रहेंगे। फारस की खाड़ी में भी लवणता ठीक ठाक पाई जाती है और यहाँ का लगभग 37 है। अरब सागर में पहुंचते हैं तो अरब सागर एक खुला सागर है और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियां अपना पानी गिराती हैं। कौन कौन सी? एक तो बहुत बड़ी गार्ज बनाती हुई सिंधु नदी गिरती है और दूसरा है भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा। ये दोनों अपने पानी जो होती है मीठे पानी, वो कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में। इसलिए यहाँ की लवणता इन सब की अपेक्षा कम हो जाती है और ये लगभग आकर रुक जाती है 36 पर, या 36 ना कहकर इसको हम कहेंगे 34 पर आके रुक जाती है। लेकिन सर जी यदि अरब सागर का ये कंडीशन है तो जरा बीबी का हाल बताइए। बोले तो बंगाल का, किसी बीबी का नाम नहीं। वहां पर आप देखेंगे तो एक तो गंगा आकर बहती है, एक तो ब्रह्मपुत्र आकर निकलता है, एक तो इरावदी आकर निकलती है और एक तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बहुत सारी नदियां आकर निकलती हैं। तो बताइए ताजे जल की आपूर्ति ज्यादा बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है? बंगाल की खाड़ी में है। तो अब आप बताइए कहाँ की लवणता सबसे कम होगी? बे ऑफ बंगाल की। अब यहाँ की लवणता 30 के आसपास आकर रुक जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आप समझ पा रहे होंगे कौन किसका सीरियल है और कौन कहाँ पे कैसे सवाल पूछा जाता है। यहाँ से आपका सवाल ठीक ठाक ढंग से पूछते हैं। आगे अब हम आपको लेके चल रहे हैं महासागरीय धाराओं के बारे में कि आखिर कैसे इनकी उत्पत्ति होती है और क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं। इनको जानने के लिए आपको पिछला वीडियो हमारा देखना अति अनिवार्य है। कारण क्यों? क्योंकि उसको बिना देखे अभी आप शायद थोड़ा कम समझ पाएँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। हमने प्रयास किया है कि आप नए सिरे से पढ़ें और आज हम जो बता रहे हैं आपको ये बहुत बेहतरीन वीडियो बनेगा। तो चलिए हम आज पढ़ा रहे हैं हम आपको महासागरीय धारा। ये कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होता है। अच्छा, समभूकंप रेखाएं किसे कहते हैं? समभूकंप सिस्मोलाइन जिसे आप कहते हैं, किसे कहते हैं? वो रेखा जो महाद्वीपों पर समान भूकंप मिलने वाली रेखाओं को आपस में मिलाता हो। कैसे? जैसे हिमालय में भी भूकंप आए, आल्प्स में भी भूकंप आए, आपलेशियन में भी भूकंप आए। तो इस तरह से काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसको क्या कहेंगे? भूकंप रेखाएं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लवणता की बात करें तो बताइए भूमध्य रेखा पर लवणता ज़्यादा होगा या ध्रुवों पर लवणता ज़्यादा होगा? बताइए निम्न में से किस जगह पर सर्वाधिक लवणता पाया जाएगा? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन है भूमध्य सागर, सी ऑप्शन है ध्रुव और डी ऑप्शन है 66.5 अक्षांश वृत्त। अब बताइए निम्न में से किस जगह पर सर्वाधिक लवणता पाई जाएगी? क्या पता आपसे सवाल ऐसे ही पूछ ले। बताइए सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाएगी? देख लेते हैं। इसको जानने के लिए आपको मैप आना बहुत जरूरी है। देखिए ये हमारा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको आप क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत पूरे सालों माल पड़ती रहती हैं, इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब यहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ी तो तापमान ज़्यादा हुआ और तापमान ज़्यादा हुआ तो वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ और जब वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे नमक की मात्रा ऑलरेडी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ती है। कैसे? सूरज की किरणें यद्यपि लंबवत यहाँ पर पड़ती हैं
वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तापमान अधिक होने की वजह से, लेकिन जैसे ही वाष्पीकरण ज़्यादा होता है ये वाष्प ऊपर जाके बादल बना लेता है और वो बादल सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, धरती पर आने ही नहीं देता। इसलिए भूमध्य रेखा का तापमान अधिक नहीं बढ़ पाता है। और याद रखिएगा, अब जो बादल बन गए हैं उन बादलों से संवहनीय वर्षा होगी और वर्षा का जल मीठा होता है, और इस प्रकार भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणों के अधिक होने की वजह से, अधिक बादल बनने की वजह से, अधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पर मीठा जल पाया जाता है, ना कि अधिक खारा पाया जाएगा। याद रखिएगा, जहाँ पर वर्षा जितने ज़्यादा होगी वहाँ पर उतने ज़्यादा मीठा पानी पाया जाएगा। इसीलिए भूमध्य रेखा के नज़दीक मृत सागर होने के बाद सबसे खारा है, बाल्टिक मीठा है, लेकिन यहीं पर हमारा एक झील स्थित है विक्टोरिया, वो खारी नहीं है। अगर जो हम आपको बताते कि कोई भी झील जो भूमध्य रेखा के जितने पास होगी वो खारी होगी, तो विक्टोरिया को तो सबसे ज़्यादा खारा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि भूमध्य रेखा पर हमेशा ताज़ा पानी बरसता रहता है, इसलिए यहाँ की लवणता कम हो रहती है। अब इस प्रकार आपका जो भूमध्य रेखा है ये उत्तर गलत हो गया। भूमध्य रेखा पे अधिक लवणता नहीं पाई जाती है, कम लवणता पाई जाती है। क्लियर? आगे देखते हैं, ध्रुवों की ओर चलते हैं। तो ध्रुवों की ओर चलेंगे तो यहाँ पर तापमान अत्यंत निम्न होता है, इतना निम्न होता है कि सारे ताजा जल बर्फ के रूप में इकट्ठा है। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जब कुछ तापमान मिलता है तो वो ताजा जल पिघलकर आसपास के क्षेत्रों के लवणता को कम कर देता है, यानी कि जहाँ पर ध्रुव होंगे वहाँ पर ताज़ा जल ज़्यादा होगा, और जब ताज़ा जल ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ पर लवणता ऑलरेडी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवों पर भी लवणता नहीं मिलती है। कैसे? हिंदुस्तान की तरफ से लेके चलते हैं। यदि ध्रुवों की तरफ लवणता ज़्यादा मिलती तो सिंधु निकलने वाली नदी खारी होती, गंगा खारा होता, ब्रह्मपुत्र खारा होता। लेकिन ठंडे क्षेत्र अक्सर ठंडे ताजे पानी के स्रोत होते हैं, इसलिए नदियाँ सारी मीठी होती हैं। एक नदी भारत में है जो अन्य नदियों की अपेक्षा खारी है, क्या नाम बता सकते हैं? लूनी। एग्जैक्ट आंसर आपने दिया, लूनी। अन्य नदियों की अपेक्षा वो खारा है। अब यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए सोन, बेतवा, केन, लूनी, इन चारों में से किसका अपेक्षाकृत तापमान, लवणता और घनत्व अधिक है, तो वो लूनी ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं 66, ये भी ध्रुवों की तरफ ही है। एग्जैक्ट आंसर ये 66, ये भी गलत होगा, ध्रुवों के पास है। भूमध्य सागर की ओर हम लोग आते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया है कि 30-35 अक्षांश के आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, उसको हम क्या कहते हैं? अस्वक्षांश कहते हैं। और क्या क्या सारी चीज़ें थी हमने आपको पिछले वीडियोज वायुमंडलीय दाबाले में बता दिया है। अब इस अक्षांश के पास में वायु ऊपर से नीचे उतरती है, और उतरने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। अब जब हाई प्रेशर होगा तो क्या हाई प्रेशर की ओर कभी मानसून जाता है? कदाचित नहीं। और जब मानसून नहीं जाएगा तो क्या वर्षा होगी? कदापि नहीं। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ताजे जल की आपूर्ति होगी? कदापि नहीं। और जब ताज़ा जल नहीं जाएगा तो वहाँ पर अधिकता किसकी हो जाएगी? लवणता की। इस प्रकार आपका भूमध्य सागर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर? इस चीज़ को यदि आप ना समझ पाए तो वीडियो को फिर से पाज करिए और पीछे करिए और एक बार इसको देखते चलते रहिए। बहुत ज़रूरी है इसको जानना। ये सही है कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन यह ज़्यादा सही है कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपको नई नई चीज़ें मिल रही होंगी, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, SSC, कुछ भी एग्ज़ाम हो। क्लियर? अब ये बात हमने इस तरह का कर ही लिया है, जो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। एक का नाम है मलावी झील, आप देख रहे होंगे। ये रिफ्ट वैली में 64,000 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा घाटी कौन सा है?
महान घाटी है। अब बड़ा है तो महान होगा ही होगा। कहाँ पर है ये महान घाटी? तो ये जॉर्डन से लेकर, मिस्र से लेकर, सूडान इथियोपिया से लेकर, युगांडा रवांडा तंजानिया से लेकर लेसोथो तक, यहाँ तक 64,000 किलोमीटर में दुनिया की सबसे लंबी घाटी स्थित है। और इन्हीं घाटियों में दुनिया की सबसे बड़ी गहरी घाटी झीलें स्थित हैं। यद्यपि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? पवित्र झील, जिसे आप बैकाल कहते हैं। दूसरी सबसे गहरी झील है जिसका नाम है टांगानिका, जिसे आप न्यासा झील भी कहते हैं। नहीं, मलावी को न्यासा, टांगानिका न्यासा, यस, टांगानिका को टांगानिका झील कहते हैं। टांगानिका झील के जस्ट ऊपर आपका है उत्तर में विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील के ऊपर में मिस्र के पास में है नासिर झील। अब इनका क्रम यदि हम आपको बता दें कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं साउथ टू नॉर्थ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे नीचे है एम यानी कि मलावी, उसके उत्तर में है, उसके उत्तर में है आपका टांगानिका झील, और उसके उत्तर में है आपका विक्टोरिया झील। अब सर इनका क्रम कैसे याद करें? तो ठीक पे विश्वास तो मैं खराब नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी कभी कर ले जाता हूँ। आप लोग म्यूजिक सुनते हैं ना, म्यूजिक चैनल्स में कई सारे, सोनी टीवी है, अशोका IAS का भी एक चैनल है, आप जानते ही हैं। एक और है जिसका नाम है MTV, जिस पे केवल सॉन्ग आते रहते हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले से संबंधित जितने भी गाना हैं, जिसमें आपको कम से कम कपड़े मिलेंगे, अधिक से अधिक म्यूजिक मिलेगा, वो सारा जिस पे मिलते हैं वो सारा MTV चैनल है। और MTV चैनल इंडियन चैनल नहीं है, विदेशी चैनल है, इसलिए उस पर ज़्यादातर विदेशी यानी पाश्चात्य सभ्यता से, संस्कृति से प्रभावित जितने भी सॉन्ग होते हैं उस पर आते हैं। MTV पर कभी भी आप ये गाना नहीं सुनने को मिल सकता है आपको, जुदाई जुदाई सजना कभी आए ना जुदाई, ये नहीं सुनने को मिला। आपको मिलेगा क्या? सनसेट का टाइम हो, ठंडी ठंडी रेत हो, ये वाले गाने सुनने को मिलेंगे आपको। तो MTV सीधा सा मतलब है यम, मलावी T, टांगानिका V, विक्टोरिया। और आगे जाना चाहे तो आप नासिर के पास जा ही सकते हैं, और नासिर से सीधा सा तात्पर्य है मिस्र। तो MTV और नासिर झील ये सब अफ्रीका के दक्षिण से उत्तर की ओर सजाए गए क्रम हैं, इनको बहुत ज़रूरी है जानना। कभी कभार आप, और हाँ यदि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है तो यहाँ पर उपस्थित पठारों को भी आप जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले नहर का क्या नाम है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले नहरों का क्या नाम है? उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्लियर? और इस स्वेज नहर जो है ये उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। इसके पास में दो महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, एक का नाम है पोर्ट स्वेज और एक का नाम है पोर्ट सईद। आपका ये होमवर्क है कि पोर्ट स्वेज उत्तर रहेगा या पोर्ट सईद दक्षिण रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो बताइए पोर्ट सईद किधर है? पोर्ट सईद, ध्यान दीजिएगा, ये भूमध्य सागर की ओर स्थित बंदरगाह है, और पोर्ट स्वेज यह लाल सागर की ओर स्थित बंदरगाह है। और इस स्वेज नहर का निर्माण 1859 के आसपास में फ्रांस का एक इंजीनियर था, जिसका क्या नाम था? फ्रांस के इंजीनियर का उसका क्या नाम था जिसने इसको बनाया था? फर्डिनेंड डी लेसेस्प, इसका पूरा नाम था। ध्यान दीजिएगा, लेसेस्प जो कि फ्रांसीसी था, बनाया किसने? फ्रांस के वैज्ञानिक ने। लेकिन इस पर पैसा किसने खर्च किया? ब्रिटेन ने खर्च किया। इसलिए जब मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों मिलकर मिस्र के ऊपर अटैक कर दिए। मिस्र से कहा
कि आप इस स्वेज नहर का जो यहाँ पर स्थित है आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी इंग्लैंड को भारत आने में 10,000 से अधिक दूरी की तय करनी पड़ती थी, लेकिन जब से ये स्वेज नहर खुल गया तब से भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। अब क्या इंग्लैंड इतना दूरी तय करना चाहेगा? कदापि नहीं। फ्रांस और इंग्लैंड ने इस पर जब आक्रमण कर दिया तब ये विश्व इतिहास की बात है कि रूस आके सहायता के क्या किया, आसान बांध बनवाया मिस्र में, अलग बात है। लेकिन यह 168 किलोमीटर लंबी नहर जो है नहर, इसमें कई सारी झीलें हैं, कई सारी झीलें हैं जो आपसे आयोग पूछता रहता है, और इन्हीं झीलों के माध्यम से इस बार पीसीएस 2019 ने आपसे सवाल पूछ लिया था। क्लियर? तो इसको आपको जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब आरओ का पेपर देने जा रहे हो या आईएएस का देने जा रहे हो तो सवाल पूछेगा। आप अफ्रीका महाद्वीप का पेज निकालिए, कहाँ से? स्कूल एटलस से। वहीं पर बाएं कॉर्नर पे आपको दिया हुआ है सारा का सारा झील। कौन कौन है जरा देखते हैं। जो सबसे दक्षिण में झील है उसका क्या नाम है? सबसे दक्षिण में जो है उसका नाम है, नो चलो फिर से चलते हैं। जो सबसे उत्तर में है उसका नाम है मंझाला या बहरा झील। जो सबसे उत्तर में है उसको मंझाला नाम दिया गया है, और जो उसके दक्षिण में है उसका टिमसा नाम दिया गया है। क्लियर? और उसके जो दक्षिण में है उसका नाम दिया गया है ग्रेट बिटर, और उसके जो दक्षिण में दिया गया है उसका नाम है लिटिल बिटर। याद रखिएगा, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, टिमसा और मंझाला, इनका क्रम है। ये दक्षिण से उत्तर हो तो लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, टिमसा और मंझाला, और यदि उत्तर से दक्षिण हो तो मंझाला, टिमसा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। इनका यदि आप नॉर्थ टू साउथ तैयार करना चाहते हो तो मंझाला का यम, टिमसा का टी, ग्रेट बिटर का जी, लिटिल बिटर का एल। जैसे बीएसएनएल होता है, एमटीएनएल होता है, वैसे एमटीजीएल होता है। मंझाला, टिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, इसको आप याद कर कर अपना पढ़ाई बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपसे अक्सर सवाल पूछता रहता है, इनको जानते रहिएगा। अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं जिसको हम पढ़ने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले तो सर जी यही बताइए, महासागरीय धाराएं हैं क्या? महासागरीय धाराएं हैं क्या? नदी बहते देखा है? सीधी सी बात है, देखा होगा। अब नदी बहते हुए यदि आपने देखा है तो जैसे नदी की एक धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती जाती है, वैसे महासागरों में भी लगभग 100 से 200 किलोमीटर की लंबी धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती जाती है। बाकी समंदर स्थिर रहेगा, लेकिन एक खास धारा ऐसे बहती हुई चली जाएगी। अब ये नदी में चलती है तो नदीय धारा, सागर में चलती है तो सागरीय धारा, और महासागर में चलती है तो महासागरीय धारा, और यदि हवा में चलती है तो जेट स्ट्रीम, पानी में चलती है तो गल्फ स्ट्रीम। दोनों स्ट्रीम में अंतर, स्ट्रीम दोनों है लेकिन एक जेट है और एक गल्फ है। तो गल्फ कहाँ पाया जाएगा? सागर में, और जेट कहाँ पाया जाएगा? वायु में। इसलिए वो वायुमंडल है और ये जलमंडल है। क्लियर? अब दूसरा बात आता है कि सर महासागरीय धारा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागरीय धारा कैसे उत्पन्न होते हैं, यानी काजेज ऑफ महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने का। आगे देखते हैं सबसे पहला कारण क्या है। यदि आप देखते हो, गल्फ स्ट्रीम का नाम आपने बाकायदा सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम पश्चिम से पूरब की ओर बहती जाती है। क्लियर? कैसे? जरा देखिए, यहाँ से इस तरह की ओर ऐसे गल्फ स्ट्रीम बहती है। अगला, यदि आप देखें तो क्यूरेशियो की धारा यहाँ पर बहती है। ठीक है। इसी तरह यदि आप देखें तो फाकलैंड की धारा यहाँ पर बहती है। इसी तरह यदि आप देखें तो अगुल्हास की धारा यहाँ पर बहती है। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि जब महाद्वीप पर वायुदाब यानी पवन चला था, उसी पवन की वजह से ये पछुआ पवन के प्रभाव के अधीन चलती है गल्फ स्ट्रीम।
विषुवतीय धारा में आप आएंगे तो आप देख रहे हैं व्यापारिक पूर्णों के अधीन धाराएं हमारी चल रही हैं। तो इसका सीधा सा रीजन हमारा कहने का ये है कि सर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है पवनें। यदि कोई पवन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है तो ये उस पानी पर दबाव डालेगा और दबाव को उस पानी को रगड़ता हुआ आगे लेकर जाएगा, जिसकी वजह से उस पानी में भी एक धारा उत्पन्न हो जाएगी और उस धारे का स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि यदि कोई हवा 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो अपने 1/4 हिसाब से उस पानी को लेके चलेगी। क्लियर है ना? यानी पवनों की वजह से सबसे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण कारक पवन है, जिसकी वजह से महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा कारण क्या है? हमारा जो पृथ्वी है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, देख रहे हैं आप सर। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से घूम रही है और इसके ऊपर हमारा वायुमंडल है। तो अब जब हमारी पृथ्वी आगे की ओर घूमती है तो हमारा जो ये ज़मीन है ये आपस में जुड़ा होने के कारण आगे तो चलता है, लेकिन पानी जुड़ा ना होने के कारण वो पीछे छूट जाता है और इस छूटे हुए पानी की वजह से भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि हमारा दूसरा जो बड़ा कारण